पे डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि फॉरेन में 4 डे वीक्स का प्रोग्राम अभी चल रहा है। ऑलमोस्ट 41 बिगर कंपनीज के सर्वे किया गया। उसमें पाया गया कि 86% लोग हैप्पी है 4 डे वीक्स में। तो ये जल्द ही इंडिया में आने वाला है या नहीं आने वाला है, ये तो फ्यूचर पे डिपेंड है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पे जरूर आएगा, स्पेशली आईटी कंपनी जो रिलेटेड करती है फॉरेन नेशन को, उसमें पे डेफिनेटली आने वाला है। तो फिर भी अभी अभी आईटी कंपनी में देख सकते हैं कि 5 डे यानी वीक चल रहा है, तो 4 डे भी वीक भी चलेगा। तो देखते हैं अभी उसमें क्या हो सकता है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि ग्रॉस सैलरी, इनहेंस सैलरी एंड कॉस्ट टू कंपनी। तो ग्रॉस सैलरी माने क्या, तो जो अपनी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी भी हर स्टेट की अलग अलग है। वो भी हर स्टेट के लेबर लॉ के हिसाब से मिनिमम सैलरी, बेसिक सैलरी एनडीए होता है। उसके अलावा कंपनी हमको अलाउंसेस देती है, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रेड अलाउंसेस, कमीशन कमीशन ऑन सेल्स, ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह वगैरह। ये सब जो होते हैं अलाउंसेस, वो सबको मिलाकर हम उसको ग्रोस सैलरी बोल सकते हैं। वो ग्रेस सैलरीज में वेरियस टाइप ऑफ डिडक्शन होते हैं, स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। डिडक्शन माने पीएफ, ईएसआईसी, टीडीएस, टीटी, ये सब होते हैं जो उसको डिडक्शन बोलते हैं। और ये ग्रोस सैलरी में जो भी डिडक्शन बाद होता है, और डिडक्शन के बाद जो भी हमारे हैंड में आता है उसको इनहेंस सैलरी बोलते हैं, और ग्रोस पे हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी मानो क्या, अगर आपको हायर करने में कंपनी को क्या क्या कॉस्ट लगती है उसको हम कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं। तो उसमें ग्रॉस सैलरी तो होता ही है, क्योंकि आपको लेबर लॉ के हिसाब से बेसिक सैलरी देते हैं। उसके अलावा अलाउंसेस सब कुछ देते हैं। उसके अलावा जो आपके बिहाफ पे कंपनी पेमेंट करती है, जो आपका डिडक्शन होता है, फॉर एग्जांपल पीटी है, प्रोफेशनल टैक्स है, ईपीएफ है, ईएसआईसी है, जो सब करता है वो कंपनी अपने हिसाब से भी कुछ ऐड करती है, और सब मिला के वो पोर्टल पे जाता है, तो वो सब इकट्ठा करके आपको मिलता है। तो वो भी कंपनी की कॉस्ट हो गई। तो टोटल ये तीनों को मिलाकर हमको कॉस्ट मिलता है, तो हम उसको इलस्ट्रेशन के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बेसिक सैलरी 9,000। तो ये 9,000 कहाँ से आता है, तो एज पर लेबर लॉ एक्ट ये 9,000 मिलता है पर डे। पर डे जो भी मिलता है, स्किल लेबर, अनस्किल लेबर, ये सब कुछ आगे मैं दिखाने वाला हूँ कि ये लेबर लॉ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सैलरी, वो किधर से आता है। तो उसके अलावा देखिए आप, ट्रैवल अलाउंस 2,000 है, फूड अलाउंस 1,000 एंड अदर अलाउंस 500 रुपीज। तो टोटल हमको मिलता है ग्रोस सैलरी 12,500। तो हमारा जो टोटल ग्रोस सैलरी है 12,500 है, उसमें से हम 12% काट लेते हैं हमारा, तो 1,500 रुपये ऐसा आता है। और ये टोटल होता है हमारा सैलरी 11,000 उनको इन हैंड मिलता है। तो कंपनी को उसमें क्या फायदा है, तो कंपनी की कॉस्ट कितनी पड़ती है, तो कंपनी की कॉस्ट होती है क्या, 12,500 प्लस वो भी 12,500 ऐड करता है। तो 12,500 प्लस 1,500 रुपये, तो टोटल हमको 12,500 मिलता है। तो ये हम सब एक इलस्ट्रेशन के हिसाब से समझते हैं। इज इट विजिबल? यस यस। ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी ग्रोस सैलरी सेम टू सेम इलस्ट्रेशन है। आप देख सकते हो कि इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा डिडक्शन ले लिया है। फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड होता है वो 12% कटता है हमारी सैलरी पे। ईएसआईसी कटता है 0.75, एंड प्रोफेशनल टैक्स
12,000 से ज्यादा सैलरी हो तो 200 करता है इन गुजरात स्पेशली। तो हमारी नेट सैलरी कितनी आती है? 12,500 माइनस 1,500 माइनस 94 एंड माइनस 200, तो हमारे हाथ में कितना आता है? तो 10,700 हम अराउंड अराउंड बोल सकते हैं। तो कंपनी की कितनी कॉस्ट रहती है? तो देखो, आप देख सकते हो कि कंपनी भी अपना उसका 1,500 ऐड कर रही है। उसके अलावा कंपनी ESIC भी अपना ऐड कर रही है, वो है 3.25%। तो टोटल कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना आता है? तो करीबन करीबन हम बोल सकते हैं 2,000 रुपीज आता है। तो कंपनी की कॉस्ट कितनी होती है? तो वो हमको ग्रोस सैलरी दे रहे हैं 12,500। उसके अलावा इसको हम 2,000 राउंड अप कर देते हैं, तो कंपनी की कॉस्ट होती है 2,000 प्लस 1,200 500। तो टोटल हम बोल सकते हैं कि करीबन 15,000 जितनी कम 1,400 500 जितना कंपनी को कॉस्ट हो रहा है। तो ये थी हमारी कैलकुलेशन। इसमें किसको डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो अभी। ओके, इसमें कोई भी डाउट अगर नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आप ड्यूरिंग द सेशन या एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे पूछ सकते हो। सो ये सब अलाउंस है। यूकेश यूकेश जी, आपको अभी क्वेश्चन लेने हैं कि आपको एंड में लेना है नहीं, क्वेश्चंस? अगर किसी को डाउट आ रहा है तो वो ओके, बोल सकता है, तो उसकी वजह से सबके सबके दिमाग में जो हो डाउट जाए। है ना वो क्लियर हो जाएंगे इसलिए। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन आया है कि पीएफ वो कैलकुलेशन में 1,500 रुपीज क्यों था? हाँ, सेम आ रहा है, आपका क्वेश्चन का आंसर आ ही रहा है, देखिए। ओके, तो ये 1,500 ऐसे आ रहा है, देखो। बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस ट्रैवल अलाउंसेस प्लस फूड अलाउंसेस, सब टोटल हो रहा है 1,200 500। उसका 12% कटता है। तो 12% करोगे ना, अब 12,500, तो उसका 12% आएगा 1,500 रुपये। राइट। ओके, तो आपका क्वेश्चन का डाउट ये सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे कि सब ये मैंने सिर्फ प्रोविडेंट फंड इसलिए रखा है क्योंकि हमको समझने में इजी पड़े। उसके अलावा पीएफ होता है, ESIC, पीटी, लेबर लो, और LWF होता है, और पीटीपी होता है, ठीक है। और इसके सबके ये आप चिंता मत करो, ये पूरी की पूरी पीपीटी में आप सबको देने वाला हूँ ग्रुप में, तो आप इंश्योर हो जाएंगे। उसके अलावा मैं आप सबको ये भी देने वाला हूँ कि मिनिमम वेजेस हमारे गुजरात में क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि स्किल लेबर हो, तो ये स्किल लेबर का 474 है। तो वो ऐसे टोटली जितने भी महीने दिन होते हैं उसको उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 1,200 340। ठीक है, ऐसे स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल है, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप उसके हिसाब से आपका मिनिमम बेस कितना बनता है सैलरी का, वो आप खुद ही पता लग सकते हो। आप कंपनी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे मिनिमम कितनी सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये उसकी वेबसाइट है हमारे, स्पेशली हमारे गुजरात की, जहाँ से हम जान सकते हैं कि कब कब हर एवरी 6 मंथ हमारा लेबर लॉ का बेसिक रेट चेंज होता है। तो ये वेबसाइट से हम जान सकते हैं। और मिनिमम वेजेस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लाए थे, ठीक है, क्योंकि वो राइट। हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। ये ESIC और मिनिमम कितनी हॉलीडेज मिलनी चाहिए, वो सब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है। राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है योगेश जी, डिडक्शन। दो और क्वेश्चंस आए हैं, अभी लेने हैं, एड्रेस अब करना है आपको? एक मिनट। हाँ। सो एक क्वेश्चन है कि पीएफ कैसे, किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? बेसिक के ऊपर कैलकुलेट होता है या फुल सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होता है? नहीं, वो बेसिक प्लस अलाउंसेस होते हैं, उस पे कैलकुलेट होता है पीएफ। और ESI भी सेम अमाउंट पे कैलकुलेशन होता है। जो ओके। पीएफ है वो 12% डिडक्शन होता है हमारी ओर से, और कंपनी खुद का भी 12% ऐड करती है। तो हमारे पीएफ का जो अकाउंट है, जो EPFO मेंटेन करता है, उसमें टोटल 24% रहता है। हमारा राइट। 12% और कंपनी का 12%। उसके अलावा है ESIC। तो ESIC कम जो कंपनी काटती है वो केवल 25% है।
राइट। केवल 0.25%, और कंपनी खुद का ऐड करती है 3.25। राइट। ठीक राइट। है। और एंड अब हम आते हैं हमारे डिडक्शन की ओर। तो पहला हमारा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उसका जीपीएफ होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड। वो सिर्फ गवर्नमेंट काट सकती है, और गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी में उसको क्रेडिट करवाती है। और जनरल प्राइवेट सेक्टर के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, जिसको हम ईपीएफओ के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ईपीएफ का मेन बेसिक फंडा क्या है कि हमको रिटायरमेंट टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैंडेटरी है, क्योंकि जो भी कंपनी का 20 एम्प्लॉय से ज्यादा होता है, ठीक है, 20 एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉय होता है, तो उसको पीएफ लेना मैंडेटरी है। तो हम क्या करते हैं कि हम तो कुछ 15,000 12,000 सैलरी हो, तो हम तो कुछ सेविंग कर नहीं सकते। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयर को बोलती है कि भाई आप ही काट लो, तो और खुद अपना भी इतना ऐड कर दो। तो क्या है, जो रिटायरमेंट होता है, तो उस टाइम पे उसके पास कुछ कैपिटल आएगी, तो उसके हिसाब से जो पोस्ट सर्विस है उसमें कुछ उतना आराम से गुजारा हो सकता है। तो उसमें पेंशन भी मिलता है और पीएफ भी मिलता है। ठीक है। वो फोर्स टू सेविंग है, तो कंपनी खुद ही काट लेती है। और दूसरा, उसका टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर टैक्सेबल होती है सैलरी, तो उसमें से जितना भी पीएफ का पोर्शन है वो डिडक्ट होता है। जब पीएफ मिलता है तो भी हमें उसमें बेनिफिट मिलता है। और तीसरा, अगर ना करे और वो उसकी डेथ हो जाए, अगर उसके सक्सेसर को मिलता है पीएफ का फंड, तो उसको भी एग्जाम है, उसको भी उस पेपर भी टैक्स नहीं लगता है। दूसरा है इंटरेस्ट अप्रूवल। तो आप माने एफडी में जितना इंटरेस्ट मिलता है ना, उससे तो कई ज्यादा उसमें मिलता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है पीएफ में पैसे रखने दो, क्योंकि एफडी में 6% 7% मिलता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 7.5। तो इसमें ऑलमोस्ट 9% के हिसाब से मिलता है। पिछले प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट ने उस पे 8.91% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया था। तो ये सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ है, घर बनाना है, कोई ऐसी इलनेस आ गई है, कोई क्या नेचुरल कैलामिटी आई है, तो उसमें भी ये फंड आप विड्रॉ तो कर ही सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके ईयर जब आप रिटायर होते हैं तभी मिलता है। ये कभी भी पीएफ का फंड आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसकी भी कुछ कुछ मर्यादा है, कुछ कुछ परसेंटेज आपको मिल सकता है। नॉमिनी को बेनिफिट मिलता है, अगर अनफॉर्चेबल इवेंट होती है तो वो भी टैक्स फ्री है। और ये लॉन्ग टर्म सेविंग है। तो अगर आप माने कि हम बोल सकते हैं, सॉरी, तो लॉन्ग टर्म सेविंग माने कि अभी आप 1500 करते हैं, तो अभी कुछ ज्यादा होगा नहीं। लेकिन अगर 20 वर्ष के आप देखेंगे, तो 20 20 लाख 40 लाख के अराउंड जो भी आपका पीएफ कट रहा है, उसके हिसाब से आपको सेविंग मिलेगी। उसके बाद आता है पीएफ फंड, पीएफ कैसे विड्रॉ करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने पूरा का पूरा एक पीडीएफ बनाया है, स्लाइड शो। तो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले कौन सा स्टेप लेना है और लास्ट में कौन सा स्टेप लेना है, सब कुछ सब एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये पीएफ विड्रॉल को हम लास्ट में रखते हैं। अगर उसी में किसी को डाउट होता है या कुछ क्वेरी आ रही है, किसी ने ट्राई किया हो, तो उस टाइम पे हम उसको ले लेंगे। ठीक है। दूसरा है लेबर वेलफेयर फंड। तो लेबर वेलफेयर फंड मैं तो यहाँ पे, अगर कोई एम्प्लॉयर है, तो मैं तो बोलता हूँ सब अपना लेबर वेलफेयर फंड ओपन करवा दो। क्योंकि उसमें इतने सारे बेनिफिट है, इतने सारे बेनिफिट है, मैं आपको गिना नहीं सकता उसका। वो गवर्नमेंट को कितना भी जाता है, 2 रुपए से लेकर 6 रुपए तक जाता है पर एम्प्लॉय। तो अगर मानो 10 एम्प्लॉय है, तो भी 60 रुपये 72 रुपीज जाता है, उससे ज्यादा कुछ जाता ही नहीं है। और उसके बेनिफिट तो आप देख लो कितने सारे हैं। वो जो लेबर वेलफेयर फंड क्रिएट होता है, उसको वो अगर कोई भी जो उसका वेलफेयर फंड का जो कम्युनिटी है, उसको बहुत सारे हेल्प करता है। वो जनरली गेम्स गेम्स टूर करवाते हैं, और जब भी जरूरत पड़े तो उनके साथ खड़े रहते हैं, देखते हैं उसके। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है, सीए हो, सीएस हो, सीडब्ल्यू हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो। तो उसके हिसाब से जो लैपटॉप सहाय अभी चल रही है, रिसेंटली चल रही है, जिसको लैपटॉप चाहिए, वो बड़ी बड़ी सब्सिडी के साथ मिल रही है, और उसमें लोन भी मिल रही है।
ठीक है। उसके साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोग्राम चल रहा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको ईएसआईसी नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में हो, मानो कि आईटी इंडस्ट्री में हो, तो आपको क्या, डे बाय डे नए नए आविष्कार होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कुछ नया जानना हो, तो वो भी आप जान सकते हो। उसका रिगार्डिंग जो आपको स्टडी करना हो, तो उसके लिए फाइनेंस भी मिलता है। और वो ये लोग भी अपना खुद का स्टडी सेंटर चला रहे हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता हो। ये लेबर वेलफेयर फंड जो हाउसिंग फैसिलिटी देती है, वो तो बहुत बढ़िया है। मानो जो बैंक में जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उससे कई ज्यादा कम उसमें हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट है। उसके अलावा जो सन्मान पोर्टल है, उस पे आप जाके उसकी एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना हो कंपनी के हिसाब से, तो वो ट्रैवल भी वन टाइम देती है इन 2 ईयर। जैसे गवर्नमेंट में एलटीसी होता है, वो 2 ईयर में एक बार जा सकते हैं घूमने, ऐसे यहाँ पे भी घूमने जा सकते हो, लेकिन वो कम एक्सपेंस में जा सकते हैं। ठीक है। और ये जो फंड होता है वो, ऐसे दिवाली होती है, नवरात्रि होती है, और जितने भी सेलिब्रेशन आते हैं अपने देश में, वो सब में वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। तो उसके वो एक्टिविटी में हम भी जा सकते हैं। दूसरा है मैटरनिटी एंड चाइल्ड बेनिफिट्स। तो जो भी एक्ट है, अगर वो कवर नहीं होता है ईएसआईसी में या कुछ मेडिक्लेम में, तो वो कवर ये लेबर वेलफेयर फंड करता है। ठीक है। दूसरा आता है ईएसआईसी। ये तो मानो बहुत बढ़िया है। जो ईएसआईसी देता है ना, वो कोई भी नहीं दे सकता है। मतलब हम इंडिया में है, तो हमारा देश बहुत बढ़िया है, मैं तो जानता हूँ। और आप भी जान लो कि ईएसआईसी में क्या क्या बेनिफिट, मेडिकल के तो सब बेनिफिट मिलते हैं, एम्प्लॉई और उसके डिपेंडेंट दोनों की मिलते हैं। आप कोई भी टेस्ट करवा लो, मेडिसिन ले लो। और मेडिक्लेम होता है, तो मेडिक्लेम में ओटी नहीं मिलता। उसमें ऐसा होता है कि मिनिमम 24 आवर्स आपको एडमिट रहना पड़ता है, या 48 आवर्स आप एडमिट रहते हैं, तो भी आपका मेडिक्लेम पास होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ की आप अगर ऑपरेशन ऑन टाइम जाते हो, ठीक है, और मेडिसिन लेके जाते हो, कोई भी मेडिकल स्टोर है, आपका मेडिकल स्टोर में जाते ईएसआईसी का कार्ड दिखाते हो, तो वो ऑन द स्पॉट आपको वो मिनिमम डिस्काउंट दे देता है, जो भी डिस्काउंट रहता है वो। और ये डिस्काउंट उसी बेस पे होता है। अगर समझ लो मैं ईएसआईसी मेरा करता है और मेरा पहला ही मंथ है, तो समझ लो 1000 की मेडिसिन आई, तो वो मुझे 1000 का डिस्काउंट नहीं देगा, या 90% डिस्काउंट भी नहीं देगा। वो डिस्काउंट और जो बेनिफिट है उसके हिसाब से है। अगर आपने कितना, आपका जो सर्व हुआ है आपका टाइम, उसके बेस पे है। अगर आप सिक हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, तो 70% ऑफ विजिट मिलता है। और वो मैक्स टू मैक्स 91 डेज के रिलेटेड है। मैंने वहां पे एक्टिव मार दिया है। तो उसका मतलब ये है कि उसके रिगार्डिंग आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाइड करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये बेनिफिट लेना है कि 75% आपको विजिट मिले, तो उसके रिगार्डिंग एक क्लेम फॉर्म आता है। वो क्लेम फॉर्म आपको एम्प्लॉयर को देना है कि ये, तो एम्प्लॉयर अपनी साइन के साथ वो दे देता है। सिक के रिगार्डिंग दूसरा भी है। अगर आपका 60 ईयर हो चुका है और 58 ईयर हो चुका है, और आप रिटायर हो चुके हैं, तो आप एनुअल ओनली ₹120 टोकन पेमेंट कर सकते हो। एंड आपका और आपकी स्पाउस का, जो रिटायरमेंट पर्सन है उसका और उसका स्पाउस का, वो दोनों का ये सेम टू सेम फैसिलिटी मिल सकता है। उसको सिर्फ ईयरली ₹120 पेमेंट करना है। ठीक है। उसमें भी अगर, देखो, अगर आप ड्यूरिंग द जॉब जाते हो, बीमार हो जाते हो, तो 91 डेज की आपको मिलता है, उस भी 70% ऑफ दियर वेजेस। तो उसके रिगार्डिंग क्या है, तो मिनिमम आपको पिछले 6 मंथ में आप टोटल 78 डेज का आपका कंट्रीब्यूशन कट होना चाहिए। अगर उतना हो जाता है, तो आपको 70% आपको कैश मिलता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। ठीक है। दूसरा है एक्सटेंडेबल सिक बेनिफिट। तो उसमें क्या होता है, अगर आप 2 वीक से ज्यादा बीमार रहे हो, सिर्फ 2 डेज, 2 वीक की बात कर रहा हूँ, तो आपको 80% का वेजेस मिलता है। ठीक है। आपको मेटर्निटी में तो ऐसा है कि अगर मेटर्निटी बेनिफिट में टोटल 26 वीक्स प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा,
अगर डॉक्टर उसका सर्टिफिकेट देता है कि इसको 1 मंथ और जरूरत है लीव की, तो अगर 26 वीक प्लस 1 मंथ, तो टोटल ये वीक का आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है। फिर अगर आप फैक्ट्री में वैसा हैजर्डस वर्क करते हो और उसमें आपको डिसेबल हो जाते हो, तो उसमें भी कंपनी ईएसआईसी में 90% आप 90% ऑफ वेजेस आपको मिलता है, वो टेम्पररी के लिए। और आप परमानेंट प्रॉब्लम हो जाता है उसमें भी, अगर मेडिकल बोर्ड से आप सर्टिफिकेट लेके जाते हो, तो उसमें भी 90% ऑफ वेजेस आपको मिलता है। उसके अलावा अगर आपको रिहेबिलिटेशन सर्विस करनी है, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करता है। उसके अलावा अगर ड्यूरिंग उसकी डेथ हो जाती है, तो ये ऐसी फ्यूनरल एक्सपेंस अप टू द 50,000 रुपीज देती है। उसको वारसदार को देती है और उनको लीगल हेयर को देती है। जो भी उसका जो फ्यूनरल का एक्सपेंस होता है, वो अप टू द 15,000 रुपीज गवर्नमेंट देती है। दूसरा आता है ग्रेजुइटी। ये बहुत मानो सबके माइंड में उसके रिगार्डिंग तो बहुत सारे क्वेश्चन होते ही है। तो उसमें देखो, ग्रेजुइटी तभी मिलती है जब उसका 5 ईयर का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही वो ग्रेजुइटी पा सकता है। ठीक है। और अगर कंपनी में ही कुछ प्रॉब्लम है, समझ लो आपके कंपनी में कुछ प्रॉब्लम, उसकी वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, समझ लो कोविड की वजह से कंपनी बंद हो रही है, तो अगर समझ लो 90 डेज, 30 डेज और 100 डेज कंपनी बंद रही, और आपके 5 ईयर कंप्लीट हो जाती है उसी वीक, उसी दरमियान, तो आपको ग्रेजुएट का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप तो एलिजिबल थे काम करने के लिए, लेकिन कंपनी एलिजिबल नहीं थी काम करवाने के लिए। तो मतलब जो डिफॉल्ट हुआ है वो आपकी वजह से नहीं हुआ है, वो कंपनी की वजह से हुआ है। तो मैंने लिखा है, इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी और स्ट्राइक, लॉकडाउन, सीसेशन, जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल दिया, ये सब होता है, तो उसमें 5 ईयर कंप्लीशन होना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो उसी हिसाब से ग्रेजुएटी आपको मिलती है। और ग्रेजुएटी आपको जनरली तो पीएफ जैसा नहीं है, कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हो। ये ग्रेजुएटी आप रिटायरमेंट टाइम में कर सकते हो या टर्मिनेशन आप कर सकते हो। उसमें भी कई सारे कौन सी है, फॉर एग्जांपल आपकी डेथ हो जाए, तो आपको कभी भी मिल सकती है, उसमें 5 ईयर का टेन्योर काउंट नहीं करना है। लेकिन ग्रेजुएटी कैसे मिलती है, उसके एक फॉर्मूला है, इसी हिसाब से आपको मिलती है। तो ये रहा ग्रेजुएट का फॉर्मूला। अगर ग्रेजुएट एक्ट में कवर हो, ग्रेजुएट एक्ट में कवर हो माने आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या होता है, 4 दिन की हॉलीडेज होती है जो संडे है। तो उसमें लास्ट आपने कितनी सैलरी ली, ठीक है, उसमें आपने कितने ईयर की सर्विस दी, और ये फैक्टर है 15/26, क्योंकि आप गवर्नमेंट हो और आपको ग्रेजुएटी कवर हो, तो 4 डेज का संडे कट हो जाता है, तो इसलिए डिवाइड बाय 26 किया। अगर आप ग्रेजुएटी में कवर नहीं हो, तो सेम टू सेम है, लास्ट ऑन सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। एंड अगर आप कवर नहीं हो, इसलिए 15/30 आपको पूरा का पूरा दिन का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। उसमें भी देखो, लास्ट ड्रोन सैलरी तो हमको पता ही है, तो क्या है, तो देख लो हमारा बेसिक सैलरी प्लस रिटायरमेंट जो पार्ट आता है, वो उसमें ऐड होता है, और कमीशन ऑन सेल्स, बोनस, ओवर टाइम और अदर जितने भी पेमेंट है, इसमें ये लास्ट ड्रोन सैलरी में नहीं आते। तो लास्ट ड्रोन सैलरी में क्या आता है, तो बेसिक सैलरी आती है जो लेबर लोग के हिसाब से काउंट होती है, प्लस कमीशन आता है, जो कमीशन सेल्स पे होता है। ठीक है। बोनस बोनस वगैरह कुछ नहीं आता है। और ये अपना लास्ट लास्ट ड्रोन सैलरी हो गया। बाद में आता है नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। तो अगर आपने 10 साल और 4 महीने सर्विस की है, तो वो 10 ईयर ही माना जाएगा। ठीक है। और अगर 10 ईयर्स एंड 5 मंथ सर्विस कर ली है, तो राउंड ऑफ अपर साइड होता है, जैसे हम रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। अगर 10 10 ईयर और 5 मंथ होता है, तो टोटल 11 मंथ हो जाता है। और ये पेमेंट है, वो कंपनी आपको 30 डेज में पेमेंट कर देगी। अगर 30 डेज में कंपनी आपको पेमेंट नहीं कर पाती है, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अभी किसी का माइंड में क्वेश्चन आ भी सकता है कि अगर हमारा 4.8 होता है, तो उसको 5 ईयर कंप्लीट हो मानने का या नहीं मानने का।
तो अगर 4.8 ईयर है, मतलब 4 ईयर और 8 मंथ, तो वो, अगर आप ग्रेजुएटी पाने के लिए आप कैपेबल नहीं हो, क्योंकि ग्रेजुएटी के लिए आपको 5 ईयर का कंप्लीशन कंप्लीट होना चाहिए, वो उसमें राउंड अप नहीं है। लेकिन ये कैलकुलेशन के लिए कि आपको ग्रेजुएटी कितनी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए राउंड अप एप्लीकेबल है। ठीक है, ये देखो, आप अगर कवर हो, तो अगर मेरी सैलरी 50,000 है और 15 ईयर मेरे लिए काम किया है, तो 15 ईयर काम किया है, वो 50,000 सैलरी, और ग्रेजुएटी में कवर हो, इसलिए 15 / 26, तो आपको ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी, तो 4,32,000 राउंड अप करके। ठीक है, और अगर आप ग्रेजुएटी में कवर नहीं हो, तो देख लो 15 ईयर से, और लास्ट ऑन सैलरी 15 है, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी ये वो बन जाती है। ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अभी मुझे। मुझे एक डाउट है। यस। जो ग्रेजुटी का जो भी प्रोसेसिंग है, तो उसका यस। कोई अलग से गवर्नमेंट पोर्टल होता है या कंपनी अपनी तरफ से ही प्रोसेस करके पे करती एक्चुअली इसमें ऐसा है कि जो कंपनी ग्रेजुएटी रन करती है, उसमें भी ग्रेजुएट में कितना उसका ट्रस्ट भी बनता है, और गवर्नमेंट पोर्टल में होता है। जैसे पीएफ में भी होता है, पीएफ में ईपी ऑफिस से भी हम कर सकते हैं। और आप बड़ी कंपनी हो जिसमें 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज हो, तो कंपनी खुद का भी पीएफ चला सकती है, अपना ट्रस्ट बना के। उसका पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। है? ओके, क्योंकि मेरी कंपनी में आई थिंक 2000 से ज्यादा एम्प्लॉय है, तो मतलब कंपनी ने कभी इस चीज के बारे में बताया नहीं। हाँ, तो कंपनी खुद का ट्रस्ट चला रही है इसलिए। अच्छा। ओके। सर, यस। ग्रेजुएट इनकम टैक्स में रिलीफ मिलता है इसमें? यस, अगर आप पार्टली गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। क्या सर, फिर से दोहराइए। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, उसमें कोई टैक्स नहीं देना है। और आप अदर देन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में हो तो आपको टैक्स लगेगा। उसकी भी एक फॉर्मूला है, वो इनकम टैक्स में हम देखेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। सर एक सवाल पूछना था। या पूछिए आप क्वेश्चन। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आप चैट पे पूछ सकते हो। हम लोग क्यूएनए में वो ऐसा हो तो ले लेंगे। यू कैन सी, वी कैन कंटिन्यू। ओके। बोनस तो सबको दिवाली पे मिलता है, या स्पेसिफिक फेस्टिवल पे मिलता है, तो उसको एनुअल बोनस मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर आप कोई टारगेट अचीव कर लेते हो, तो जो टारगेट के बेस पर जो होता है, वो परफॉर्मेंस बोनस होता है। तो जैसे भी, अगर एवरी क्वार्टर में आपको बोलता है कि ये क्वार्टर में आपकी इतनी कार सेल हो जाती है, तो आपको इतना कमीशन मिलेगा या बोनस मिलेगा, तो वो परफॉर्मेंस बोनस है। कंपनी कभी कभी क्या करती है, अपना सेल्स बढ़ाने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग दे देती है, तो वो भी एक बोनस का टाइप है। और कभी कभी पर डील होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी ये फॉरेन डील है, अगर वो आप अपने को ले जाते थे, तो कंपनी आपको जैसे ही डील फाइनल होती है, ऑन द स्पॉट बोनस दे देती है। फिर आता है फेस्टिवल एंड हॉलीडे बोनस। तो जब जब भी रिलीजियस आता है, उसी टाइम पे ये बोनस मिलता है। तो ये थे हमारे बोनस। बोनस भी हर कंपनी को देना ही होता है। ठीक है, अब आप बोल सकते हो, आप जितने भी क्वेश्चन आंसर है हम सब यहीं ले लेंगे। और किसी को किसी भी स्लाइड में डाउट हो तो वो भी आप बोल सकते हो, तो मैं आपका डाउट अभी का अभी क्लियर करवा सकता हूँ। ओके ओके, ग्रेट। सो इसके बाद सो यू कवर्ड ऑल द टॉपिक्स राइट। अभी क्यूएनए सेक्शन पे हम लोग जा रहे हैं। ओके ग्रेट, सो थैंक यू सो मच योगेश जी। वी ऑलरेडी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, तो मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा आपके लिए, तो फिर आप उसका आंसर दे सकते हो। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम रिवर्स से ही जाते हैं। सो अभी जो ग्रेजुएट का टॉपिक था उसमें
एक क्वेश्चन ये था कि अगर हमको सेल्स कमीशन मिल रहा है तो उस पे ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट होता है? यस, हाँ, देखो तो उसके लिए मैं आपको चला जाता हूँ वहाँ पे सेम टू सेम। देखो यहाँ पे 50,000 सैलरी है, तो वो 50,000 में कमीशन ऑन सेल्स है, वो ऐड हो जाता है। लेकिन ये लास्ट ऑन सैलरी होनी चाहिए। जिस मंथ में आप रिटायर हो रहे हैं उसी मंथ में अगर सेल्स कमीशन का कमीशन मिल रहा है तभी वो उसमें ऐड होता है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है सलीम जी का कि हाउ डू वी चेक कि हम लोग ग्रेजुएटी में कवर्ड है कि नहीं? हाँ, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बोला ना कि आपको मिनिमम 5 इयर्स का टेन्योर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर राइट। 5 ईयर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप ग्रेजुएट के लिए एलिजिबल हो। लेकिन हम्म। उसमें भी 5 ईयर कंप्लीट होने में अगर कंपनी का कोई फॉल्ट है, कंपनी आपको किसी वजह से काम नहीं दे पा रही है, तो वो उसमें काउंट नहीं होता। ठीक है। राइट। एंड सो टेक्निकली व्हाट यू आर सेइंग उसमें भी इज क्या कि है, सॉरी। जस्ट सेकंड, उसमें भी क्या होता है, कंपनी के पास मिनिमम 10 एम्प्लॉय हो तभी वो ग्रेजुएटी एक्ट में फॉल हो जाता है। अगर 9 एम्प्लॉय है तो आप बोले ना 10 ईयर के लिए सर्विस करो, आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। उसके जो एम्प्लॉयर है वो ग्रेजुएटी देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इसलिए अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो और आपका 5 ईयर का टेन्योर कंप्लीट हो चुका हो तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। इन बिटवीन आप अगर अपनी जॉब चेंज कर देते हो तो वो कंटिन्यू सर्विस में नहीं आएगा। आपको एक ही एम्प्लॉयर के अंडर में 5 ईयर कंप्लीट करने हैं। राइट। ओके, सो आप ये बता रहे हो कि लेट्स से कंपनी 10 से बड़ी है तो बाय डिफॉल्ट दे आर लायबल टू पे ग्रेजुएटी टू यस, पीपल एंड एम्प्लॉइज जिसका 5 साल से ज्यादा है, राइट? यस, यस। ऑलराइट। पीएफ विड्रॉल का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसेस टू यस, रिमूव तो पीएफ? मैं आप सबके साथ पीएफ विड्रॉल का मुझे 5 से 10 मिनट दे दीजिएगा। वो पूरा का पूरा मैं स्लाइड शो है, वो आपका जो ग्रुप है उसमें भी मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वो उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने लिया है सब कुछ। ओके। उनका स्पेसिफिक ये था कि मैं एग्जिस्टिंग कंपनी ना छोड़ के कैसे मैं पीएफ रिमूव कर सकता हूँ। यस, आप कर सकते हो। उसमें एडवांस करके एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिलअप करना है आपको। ओके। ऑलराइट। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो। अगर पीएफ विड्रॉल में किसी ने ट्राई किया हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि पीएफ विड्रॉ ही नहीं हो रहा है, रिजेक्ट रिजेक्ट ही कर रहा है पीएफ ऑफिसर, तो उसमें आप मुझे बोल सकते हो। सर मैं अजीम बात कर रहा हूँ। एक ये क्वेश्चन मैंने ही पूछा था। जी बोलिए। हाँ, एक्चुअली ऐसा है ना, आई जस्ट वांटेड टू नो दैट इज देयर एनी स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर प्री रिमूवल ऑफ पीएफ विदाउट एग्जिटिंग आवर करंट कंपनी। मतलब इसकी कोई प्री रिक्विजिट्स है क्या? आपके पास अगर आपके पीएफ में बैलेंस पड़ा है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कई सारी कंडीशन दी हुई है कि आपको होम लोन करना है, आपको सिक हो, आपको 2 महीने से ज्यादा सैलरी नहीं मिली हो, आपको नेचुरल कैलामिटी से पीड़ित हो, ऐसी ऐसी ओके। 10 कंडीशन है, उसमें आप फॉलो होते हो वही सिलेक्ट करना है पहले। उसके बाद बाद ही आपको पीएफ विड्रॉ के लिए आगे बढ़ना है। ओके एंड सर, इफ सपोज आई एम लीविंग दैट कंपनी एंड ज्वाइनिंग अनदर कंपनी, तो इजीली अपन निकाल सकते हैं, करेक्ट? नहीं, उसमें भी अगर आप वो तो वो पेमेंट क्या करना है, मैं आप सबको एक सजेशन दे देता हूँ। अगर आप कंपनी चेंज कर रहे हो तो सिंपली जो नई कंपनी में जा रहे हो ना, वहां पे जाके बोलो कि मेरा पीएफ ट्रांसफर कर दो इसी कंपनी में। तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, समझ लो पुरानी कंपनी में आपका पीएफ था 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफिकली विड्रॉ करना हो तो आपको वही कंपनी का लॉगिन करना है। लॉगिन तो अपना ही करना है, लेकिन वो कंपनी सिलेक्ट करके विड्रॉ करना है। अगर आपको ज्यादा पेमेंट विड्रॉ करना हो तो आप नहीं कर सकोगे, और सेम टू सेम रीजन पे आप दोबारा भी विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो ये आपको कंपनी में आपका लॉगिन पासवर्ड, आपका लॉगिन आईडी है उसमें जाना है, और 1 पीएफ 1 अकाउंट में जाके आपको ये रिक्वेस्ट डाल देनी है। जब भी आप कंपनी चेंज करो ये सबसे पहले ये कर दो। और
आप पीएफ आपका पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि अगर आप एक कंपनी के दूसरी कंपनी चेंज कर रहे हो और विद इन टाइम लिमिट में 60 डेज से ज्यादा हो रहा है, तो आप अपना पूरा का पूरा पीएफ विड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज आपको पीएफ एडवांस में जाके 90% मैक्स टू मैक्स आपको पीएफ मिल सकता है, उतना ही विड्रॉ कर सकते होंगे। ओके सर, थैंक यू। एंड सर एक और सवाल था, नॉट रिलेटेड टू दिस बट रिगार्डिंग लेबर लॉ ओनली। इफ सपोज वी आर कवर्ड अंडर एनी मेडिकल इंश्योरेंस अंडर आवर एम्प्लॉयर, okay, and we are shifting our company, so can that insurance be ported out to another private once we leave the company? यस यस। अगर आपका ईएसआईसी चल रहा है तो ईएसआईसी एम्प्लॉयर के लिए आपके लिए आईपी नंबर होता है। तो अगर आप एक नहीं, ये कंपनी, मैं सॉरी सर, मैं ईएसआई की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रुप इंश्योरेंस जो रहता है मेडिक्लेम वो कंपनी का। ग्रुप वो कंपनी टू कंपनी डिफर रहता है। हर कंपनी को अपना ग्रुप इंश्योरेंस लेना पड़ता है क्योंकि हर कंपनी की हैजार्डस अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल मैं ओके। यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे एक एसिड होता है तो उसके रिगार्डिंग पूरा का पूरा इंश्योरेंस कवर होता है, वो डिफरेंट होता है। आप कहीं पे जाती है, वहां पर आयरन रोड है, तो उसका इंश्योरेंस पूरा का पूरा अलग अलग रहता है। और नहीं नहीं आप सर, जैसे, मैं ये पूछ सर सॉरी, मैं ये पूछ रहा था, क्या अगर मैं कोई कॉर्पोरेट हेल्थ मेडिक्लेम ग्रुप ग्रुप इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड हूँ, करेक्ट, और मैं कंपनी शिफ्ट करता हूँ, ओके, तो मैंने प्राइवेटली इंश्योरेंस लिया नहीं है, मैं सिर्फ एक ही इंश्योरेंस कंपनी जो हमारी कंपनी की है कॉर्पोरेट ग्रुप इंश्योरेंस, उसमें कवर्ड हूँ, और मेरे पास कोई प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं है, करेक्ट, और मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ, मेरी एम्प्लॉयर कंपनी, तो क्या मेरा वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मैं दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर सकता हूँ एज अ प्राइवेट? जो नई कंपनी में जाओगे ना, क्योंकि जहाँ से आप जो पुरानी कंपनी में जैसे ही एग्जिट लोगे ना, वो जो आपका जो एम्प्लॉयर है ना, वो आपका नाम वो पॉलिसी जो आपका पॉलिसी है ना उसमें से निकाल देगा। ओके। तो आप जैसे ही एम्प्लॉयर चेंज करोगे, नया एम्प्लॉयर आपका नाम ऐड कर देगा। ओके, थैंक यू। Okay, let us continue with the other questions. योगेश जी, एक क्वेश्चन है कि क्या एम्प्लॉय एक्स्ट्रा अमाउंट पीएफ में डाल सकते हैं अपने एंड से वॉलंटरली? नहीं डाल सकते। उसमें ऐसा होता है कि मैक्स टू मैक्स 12% रहता है। 12% अपना भी करता है और कंपनी भी देते देती है, ठीक है। तो टोटल 24% जाता है कंपनी का पीएफ अकाउंट में। राइट। और उसमें नहीं डाल सकते। अगर आपसे 15,000 से ज्यादा सैलरी है तो मैक्स टू मैक्स 1800 रुपीज। ओके, ऑलराइट। फिर बोनस के अराउंड एक क्वेश्चन है कि ऐसा कोई रूल है कि जिसमें कुछ महीने के बाद एम्प्लॉय को बोनस मिल सकता है, और क्या टेम्पररी एम्प्लॉय जो होते हैं उसको बोनस मिलता है? बोनस तब मिलता है जो वो पिछले साल रहा हो, फाइनेंशियल ईयर। तो इस ईयर में अगर कंटिन्यू है तो उसको बोनस मिलेगा। नए एम्प्लॉई होते हैं उसको बोनस नहीं मिलता है, क्योंकि बोनस ऑलवेज पिछले ईयर के प्रॉफिट में से कंट्रीब्यूट होता है। ओके। और ये भी ऐसा है कि हर एक एम्प्लॉय के लिए वो एक कंपलसरी चीज है कि वो देना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर सीटीसी? इज इट पार्ट ऑफ सीटीसी अल्टीमेटली कि वो अलग होता है? जनरली यस। बट जब आप सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स होता है, ठीक है, और जो आपके टारगेट बेस्ड जो कमीशन वो होता है वो सीटीसी में इंक्लूड जनरली नहीं होता है। ओके, ऑलराइट। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उनका खुद का डिस्कशन है कि उनकी कंपनी, so my company cuts 4% of my salary and pays back after 6 months as a variable pay. So उनकी कंपनी अप्रोक्सीमेटली 4% उनकी जो सैलरी है वो डिडक्ट करती है, और फिर वो जो डिडक्ट किया वो अमाउंट है उसको 6 महीने बाद वेरिएबल पे में उनको वापस देती है। सो ऐसा कोई रूल होता है जिससे कंपनी को ऐसा राइट मिलता है कि वो किसी की सैलरी में से 4% ऐसा अमाउंट डिडक्ट कर दे? वो एक पहला क्वेश्चन था। और फिर क्या वो कैन आई आस्क कंपनी टू रिमूव डेट फ्रॉम माय सैलरी ब्रैकेट एज अ पे बैक ऑन परफॉर्मेंस? या मेन क्वेश्चन वही है कि ऐसा कुछ रूल होता है कि जिससे कंपनी को ऐसा राइट मिलता है कि वो। कि जब आप नई एम्प्लॉयमेंट में जाते हो तो कंपनी आपसे एक बॉन्ड साइन करवाती है। उसके हिसाब से अगर पर्टिकुलर टाइम में आप
कंपनी को लेफ्ट कर जाते हो, या फिर बिना नोटिस के आप जा नहीं सकते हो। अगर ऐसा करता है तो उस टाइम पे कंपनी आपसे पास से वो बॉन्ड का पैसा कलेक्ट कर सकती है। राइट, सो कंपनी कैन डू दैट, ऐसा आप बोल रहे हो? सॉरी, ये बॉन्ड के अराउंड क्वेश्चन नहीं था। बॉन्ड तो खैर एक अलग ही चीज हो गया, जो कि मेरी कंपनी में वो सिस्टम नहीं है। किसी से 2 साल का एग्रीमेंट या कोई भी टाइम पीरियड का एग्रीमेंट साइन नहीं करवाते। जस्ट एक ये चीज है कि जो भी सैलरी है उसका 4% वो लोग डिडक्ट करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपीज वो डिडक्ट कर रहे हैं, तो वो एवरी मंथ 3,000 रुपीज डिडक्ट करेंगे। एंड 6 महीने तक डिडक्ट करते तो 18,000 हो गया, राइट। अभी वो पे बैक कैसे करते हैं कि हमारा ऐसा साइकिल होता है कि एवरी 6 मंथ एक हाफ ईयरली परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। एंड उसमें जो भी रेटिंग हमको मिलता है उसके बेसिस पे वो लोग जो वेरिएबल पे है वो वापस देते हैं। अभी उसमें ऐसा रूल है कि अगर किसी को अच्छा रेटिंग मिल गया तो उनको जो भी डिडक्ट हुआ है उससे एडिशनल भी पेमेंट मिलता है। बट किसी का रेटिंग अगर डाउन आया है तो वो बंदे को वो पैसा नहीं मिलता है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो जो पैसा काट रहे हैं वो पार्ट ऑफ सीटीसी ही है। तो जो बंदे का सीटीसी का पार्ट कट हो रहा है एंड बाई चांस अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है फॉर व्हाट्सएवर रीजन, तो उसका पैसा ही उसको नहीं मिलता है। तो उसके अराउंड मुझे ये थोड़ा जानना था कि ऐसा कुछ रूल या लॉ कुछ होता है क्या? लॉ में, लेबर लेबर के रिगार्डिंग किसी भी लॉ में ऐसा रूल तो नहीं है, दैट आई एम वेरी श्योर। तो आप हम्म। एम्प्लॉय बोल सकते हो कि ये पॉलिसी आप चेंज कर दो। अगर हम्म। आपको वहीं पे सुनो, आप मेरी बात सुन लो। आप अगर वहां पे कंटिन्यू करना चाहते हो तो हम्म। बोल दो, अदरवाइज आप किसी भी लेबर लॉ डिपार्टमेंट में आप कंप्लेन करोगे, हम्म। स्पेसिफिक लेबर लॉ में ही आप कंप्लेन कर सकते हो। वो ऑनलाइन पोर्टल ही है। आप ऐसा हम्म। बोलोगे तो उससे विद इन अ वीक आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। हम्म। लेकिन उसमें ओके। भी आप पे बहुत सारा रिस्क है, क्योंकि कंप्लेन हम्म। आपने की। हाँ, क्योंकि और दूसरा एक इनका डिसएडवांटेज ये है जो रिसेंटली हमको एक सेशन में पता चला कि जो बंदा नोटिस पीरियड पे है, राइट, अभी ये लोग क्या करते हैं 6 महीने का काट के फिर देते हैं। अभी 3 महीने का नोटिस पीरियड है तो ऑब्वियसली उसका पैसा तो कट ही रहा है। तो जो बंदा नोटिस पीरियड में है और विद इन वो पेमेंट साइकिल में अगर उसका फॉल हो रहा है इस कंपनी से एग्जिट, तो उसको भी वो पैसा नहीं मिलता। तो ये ये भी तो एक कैच है। डिडक्शन यू हम्म। कैन कंप्लेन इट टू लेबर लॉ डिपार्टमेंट। लेबर लॉ डिपार्टमेंट वाले पहुंच जाएंगे उनके घर पे, चिंता मत करो। ओके ओके, ठीक, थैंक यू। अभी देखिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये श्योर, थैंक यू। वो तो फ्री बैठे आपके लिए। हम्म। ओके, सिंस बॉन्ड का एक कहीं पे टच हुआ था, तो एक डिस्कशन ये हुआ था कि क्या आप थोड़ा कंपनी, हर एक कंपनी का कोई ना कोई कोई बॉन्ड का रूल होता है। तो सबको क्वेश्चन होता है कि क्या ये एक्चुअल में लीगली वो लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और दूसरा ये था कि क्या हमको ये बॉन्ड साइन करना चाहिए, और तीसरा ये था कि हम लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो उससे हमको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर सकते हो थोड़ा? यस, अगर बॉन्ड की बात करूं मैं, तो हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी रहती है। तो वो 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, कंपनी को सबसे पहले तो बॉन्ड क्यों साइन करवाया जाता है। तो कंपनी को ये रिस्क है कि अगर आप 5-6 महीने में सीख के चले जाओगे तो उनका जो टाइम है, जो आपको स्टडी करवाने में, आपको लर्न करवाने में, आपको टीच करवाने में, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग ही जनरली, इसके रिगार्डिंग ही ये बॉन्ड साइन करवाते हैं। और बॉन्ड अगर आप कोर्ट में जाओगे तो आप ही जीत जाओगे, भले ही कितना भी बॉन्ड साइन किया हुआ है। लेकिन उसमें आपका बॉन्ड से ज्यादा तो आपका होम एक्सपेंस हो जाएगा। और ओके। मतलब ये एनफोर्सेबल नहीं है ऐसा आप मतलब हम मान सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो एनफोर्सेबल में नहीं आता? बॉन्ड में जो आप टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको ब्रेक, आपको वो ब्रेक नहीं करनी है। ओके। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर योगेश जी आपको वो लेना है, बट आई लीव इट अप टू यू, कि इज पीएफ डिडक्टेड इफ बेसिक सैलरी, अगर बेसिक सैलरी किसी का 70,000 है हम्म। तो क्या पीएफ उनमें से वो डिडक्ट होता है? एक क्वेश्चन वो है कि क्या एप्लीकेबिलिटी आती है पीएफ की।
और अगर हो रहा है तो कितना पीएफ उनके पार्ट से जाता है और कितना पीएफ एम्प्लॉयर के पार्ट से जाता है? अगर न्यूली एम्प्लॉयड है, मतलब फ्रेश एम्प्लॉयर, उसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा होती है तो उसको पीएफ एप्लीकेबल ही नहीं होता। लेकिन अगर एम्प्लॉयर चाहे तो, यानी एम्प्लॉई भी विश करे तो उसका पीएफ कर सकता है, लेकिन वो मैक्स टू मैक्स 1,800 हो सकता है। उसमें भी पेंशन का जो है, पेंशन, उसमें पेंशन का भी एक पार्ट आता है 8.83, तो वो नहीं कटेगा क्योंकि आपकी सैलरी ऑलरेडी 15,000 से ज्यादा है। ओके, सो अगर न्यूली अगर एम्प्लॉयमेंट ही स्टार्ट करे और 15,000 से आप जैसे बोल रहे हो कि ज़्यादा उनका बेसिक सैलरी बन रहा है, तो दे हैव एन ऑप्शन कि उनका पीएफ नहीं कटे, राइट? और अगर रिवर्स केस है, लेट्स से नया एम्प्लॉयमेंट नहीं है और इवेंचुअली 4-5 साल के बाद उनका वो बेसिक सैलरी 70,000 हुआ है, तो फिर पीएफ में कैसा रूल है, अगर आप एक बार आपका यूएन नंबर आ गया है तो आप कहीं पे भी जॉब कर लो, आपका पीएफ तो कटेगा ही कटेगा। ओके, उसमें आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। अगर आप न्यू फ्रेश एम्प्लॉयमेंट हो और आपकी सैलरी स्टार्टिंग से ही 15,000 से ज्यादा है तो आपको एक ऑप्शन रहता है। ओके, ओके, ग्रेट। एक सिंस हम पीएफ विड्रॉल के अराउंड बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ये एक क्वेश्चन जो भी लोग प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं उनके लिए और मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो जो हम प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, तो क्या वो जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसमें से विड्रॉ होता है या तो पेंशन में से भी विड्रॉ होता है? पेंशन का पैसा आप जब तक रिटायर नहीं होते तब तक हम्म। विड्रॉ नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओके। बात। हम्म। और दूसरी बात ये है कि आपका जो भी पैसा है वो पेंशन का पैसा है ना, उसमें ही विड्रॉ होगा। तो आपका 12% और एम्प्लॉयर का 3.67%, मतलब 12 और 3, टोटल 15% आपका जो पैसा है, टोटल में से 15% जो भी आपका 24 में से 50% पैसा आपको में से आपको जो भी विड्रॉल है वो मिल सकता है। ओके। ओके, आई एम लुकिंग एट द तो क्वेश्चंस। कोई एक क्वेश्चन है जो शायद आपने एक स्लाइड में कवर किया है। ऐसा कोई रूल है कि मिनिमम इतना वेज तो मिलना ही चाहिए और हाँ, एम्प्लॉय? ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। करेक्ट। ये देख, वो उसकी मैं आपको सबको पीडीएफ भी शेयर करने वाला हूँ। ओके, फॉर अ सेकंड। हर स्टेट का मिनिमम बेसिक सैलरी अलग अलग है और हमारा ये वेबसाइट है, या उस यहाँ से हम जान सकते हैं कि ये मिनिमम वेजिस है, ठीक है। ओके, और ये रहा हमारा मिनिमम वेजिस है। सो ओके, ये बेसिक मिनिमम वेज जो लेट्स से स्किल्ड में 474 है, दैट इज पर डे, इज इट? दिस इज फॉर स्किल लेबर, और जहाँ या, पे म्युनिसिपल एप्लीकेबल होता है वहाँ पे, ओके, ठीक है। जो फर्स्ट वन है जहाँ पे म्युनिसिपल है, राइट, और सेकंड वन है जहाँ पे म्युनिसिपल एप्लीकेबल, म्युनिसिपालिटी नहीं है वहाँ पे। उसके दो क्राइटेरिया है। राइट, ओके, ग्रेट।